8 and lecture number 7 respectively. We have talked about the what are the basic what are the railway track geometric design, and we have talked about the gradients. We have also seen different numericals on the grade compensation on the horizontal curves, safe permissible speed. So this lecture is basically about the super elevation or cart. So this is also will be covering the railway track geometric design part, and it will be covering the super elevation or cart. So let us have a look on the contents of the lecture. So the contents of the lecture goes like this. It will start with the introduction to super elevation or cart. Then the second one will be followed by the objectives of the super elevation. So the first one will be the introduction. The second part will be the objectives of the super elevation. The third one will be the equilibrium cart, and the fourth one will be the conclusion. So one by one, we'll have a look towards all these points which are covered in the contents of the lecture. So let's start with the first slide, and the first slide is all about what is a super elevation and what is cart. Okay, so ये लेक्चर की स्टार्टिंग, अगर इस टॉपिक की स्टार्टिंग हम एक डेफिनेशन से करेंगे, और वो डेफिनेशन है या वो एक क्वेश्चन है जिससे हम करते हैं कि व्हाट इज सुपर एलिवेशन, हाउ वी डिफाइन द सुपर एलिवेशन और हाउ वी डिफाइन द कार्ड. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अगर आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो वी ऑल नो दैट व्हेन अ ट्रेन मूव्स अराउंड अ कर्व, जब जस्ट सपोज कोई कर्व है और उस पे आपकी ट्रेन मूव कर रही है, उसका लोकोमोटिव आपका इस कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपकी ट्रेन पे क्या होगा, देयर विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टल एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ईच व्हीकल रेडियल. ठीक है, जब आपका कोई लोकोमोटिव इस हॉरिजॉन्टल कर्व को नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा तो उस व्हीकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ईच व्हीकल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व. इसका मतलब ये अगर आपका व्हीकल है तो इस पॉइंट से ये इधर की तरफ एक जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसको डेविएट करने की कोशिश करेगा. उस कर्व पे जब भी वो ट्रेन आपका नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा तो एक आपका फोर्स उसे बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा. उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, जो सेंटर पे लगता है और उसे बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है. ठीक है, तो दिस इंक्रीजेस द वेट ऑन द आउटर रेल. तो जब आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे एक्ट करेगा और व्हीकल आपका आउटर साइड में डेविएट करने की कोशिश होगी, तो उसके वजह से क्या होगा, जो आउटर रेल है, इनर रेल नहीं, ये इनर है या आउटर है, ठीक है, तो जो आउटर रेल है उस पे क्या पड़ेगा, उस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा. ठीक है, और उस पे जो वेट है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, देखो एक कर्व है, उस पे आपका ट्रेन उस कर्व को नेगोशिएट कर रही है. ठीक है, ट्रैवर्स कर रही है. जैसे ही उस कर्व को ट्रैवर्स करेगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके सेंटर पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, और वो उसे बाहर की तरफ, आउटर रेल की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, डेविएट करने की कोशिश करेगा. और वो जैसे ही ये कोशिश करेगा तो उसकी वजह से, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटर रेल पे क्या होगा, वेट आउटर रेल पे बढ़ जाएगा, एंड दिस विल इंक्रीज द वेट ऑन द आउटर रेल. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, the level of the outer rail is raised above the inner rail by a certain amount to introduce the centripetal force. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होता है जो कि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसको डेविएट करता है. ठीक है, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसको बाहर की तरफ उसको डेविएट करता है. ठीक है, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अमाउंट का सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे. वो कैसे होगा, जब आप आउटर रेल को इनर रेल के कंपैरिजन में कुछ लेवल पे आप राइज कर दो. ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द लेवल ऑफ द आउटर रेल इज रेज्ड अबव द इनर रेल बाय अ सर्टेन अमाउंट to
introduce the centripetal force. This raised elevation of outer rail above the inner rail at a horizontal curve is called cant. इसी को कहते हैं सुपर एलिवेशन या तो कांट. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक आपके पास एक लोकोमोटिव है, राइट. एक जो लोकोमोटिव है वो क्या कर रहा है, वो लोकोमोटिव आपका एक कर्व को नेगोशिएट कर रहा है. तो जैसे ही नेगोशिएट कर रहा है तो उसके सेंटर पे एक फोर्स उसे बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो आपका आउटर रेल है, उस आउटर रेल पे क्या हो रहा है, वेट उसका बढ़ जा रहा है. ठीक है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम काउंटरैक्ट करने के लिए आउटर रेल को क्या करेंगे, एक अमाउंट से इंक्रीज कर देंगे, उसका लेवल हाई कर देंगे इनर रेल के कंपैरिजन में. और उसका अमाउंट क्या होगा, वो अमाउंट जो है उसी अमाउंट को हम कहते हैं सुपर एलिवेशन और कांट. और जब उस अमाउंट को आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स इंट्रोड्यूस होता है. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करता है. राइट, इतना समझ में आ गई बात. तो इसी को कहते हैं सुपर एलिवेशन और कांट. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 4 से 5 पॉइंट में समराइज करने की कोशिश करूं कि सुपर एलिवेशन क्या होता है या कांट क्या होता है. It is the difference in elevation or height between the outer rail and inner rail at horizontal curve is called cant. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है. ठीक है, किसके में, एलिवेशन या हाइट में. किसके बीच में, आउटर रेल और इनर रेल के बीच का जो एलिवेशन डिफरेंस है, जो हाइट है, उसी को कहते हैं सुपर एलिवेशन या कांट. ठीक है, इनर रेल इज टेकन एज रेफरेंस रेल एंड इज मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल लेवल. तो इस केस में इनर रेल को हम क्या ले सकते हैं, वो रेफरेंस रेल की तरह लिया जा सकता है. इनर रेल इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट रेल. रेफरेंस रेल क्यों लेते हैं, क्योंकि उसी के रेफरेंस में हमें आउटर रेल की हाइट को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, राइज करना होता है. ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय अमाउंट ई. तो ये आपका क्या है, ये है सुपर एलिवेशन. और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, इसको डिनोट करते हैं ई से. ठीक है, तो देखो सुपर एलिवेशन या कांट बहुत ही बेसिक सी बात है. जब आपका किसी भी कर्व पे कोई भी लोकोमोटिव उस कर्व को नेगोशिएट कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके सेंटर पे एक्ट करेगा, जो उस ट्रेन को क्या करेगा, उस बॉडी को आउटर सेक्शन पे डेविएट करने की कोशिश करेगा, उस साइड पे उसको थ्रो आउट करने की कोशिश करेगा. ठीक है, उसकी वजह से हमारा आउटर रेल में क्या होगा, आउटर रेल में वेट बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इस चीज को काउंटरैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आउटर रेल को इनर रेल के कंपैरिजन में उसका हाइट को राइज कर देते हैं. ठीक है, एक अमाउंट से. तो वही जो डिफरेंस आता है एलिवेशन और हाइट का, उसी को हम कहते हैं कांट, उसी को कहते हैं कांट. ठीक है, वो जो डिफरेंस बिटवीन द आउटर रेल एंड इनर रेल इज ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड कांट. उसको क्या कहते हैं, कांट कहते हैं, या तो सुपर एलिवेशन कहते हैं. ठीक है, तो आपका जब आप इसको इंट्रोड्यूस कर दोगे तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, जो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट कर देगा. राइट, तो जो आपका इनर रेल है उसको हम रेफरेंस रेल की तरह ले सकते हैं और लेते भी हैं. और जो आपका इनर रेल है उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं ग्रेडियंट रेल. और इसको डिनोट क्या करते हैं, क्या सिंबल होता है सुपर एलिवेशन को डिनोट करने का, वो होता है. ठीक है, क्लियर हुआ. अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है. मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए ही हम आउटर रेल को क्या करते हैं, इनर रेल के कंपैरिजन में राइज करते हैं. to neutralize the effect of centrifugal force. पहला ऑब्जेक्टिव है to neutralize the effect of the centrifugal force. तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि सुपर एलिवेशन हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है in order to neutralize the effect of the centrifugal force. दूसरा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हील लोड. ठीक है, व्हील लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम आउटर रेल और इनर रेल को क्या करते हैं, उसका एलिवेशन
जो उसका उसका डिफरेंस है उसको एक अमाउंट से हम रेज करते हैं, उसको कहते हैं ई। उसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हील लोड, प्रोवाइडिंग द स्मूथ ट्रैक, इम्प्रूविंग passenger comfort and to reduce the wear and tear of the rail and rolling stock. ठीक है, so this is basically your outer rail and this is your inner rail, right? So the outer rail is being raised in comparison to the inner rail while providing the super elevation or cart, right? So what are the different objectives which will be fulfilling while providing the super elevation? The first one is it neutralizes the effect of centrifugal force, clear है। दूसरा है equal distribution of wheel load, तीसरा है providing smooth track, improving passenger comfort, और चौथा है to reduce the wear and tear of the rails and rolling stock। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं आपको समराइज करने की कोशिश करूं तो ये जो आपका सुपर एलिवेशन है वो कुछ इस तरह प्रोवाइड किया जाता है कि जो ये आपका आउटर रेल है, ठीक है, ये आउटर रेल क्या हो रहा है, इनर रेल के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, आउटर कर्व पे आउटर रेल क्या हो रहा है, इनर रेल के कंपैरिजन में क्या किया जा रहा है, वो रेस किया जा रहा है। देखो, जब इस कर्व पे, इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे आपका कोई भी लोकोमोटिव उसे नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। उसको किधर की तरफ फेंकेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। ये आपका कौन सा रेल है, ये आउटर रेल है, और ये कौन सा रेल है, ये इनर रेल है। ये कौन सा है, ये आउटर है, ये कौन सा है, इनर है, ठीक है, ये इनर है। अब इस पे जब भी कोई आपकी ट्रेन मान लीजिए ऐसे चल रही है, यहाँ पे कर्व पे नेगोशिएट कर रही है, तो आउटर की तरफ क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा और वो उसे बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, राइट? तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे, जो आउटर रेल है उसको इनर रेल के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा रेस कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हो आउटर रेल को इनर रेल के कंपैरिजन में रेस कर दिया गया। तो जैसे आउटर रेल को इनर रेल के कंपैरिजन में रेस किया जा रहा है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ द हाइट बिटवीन द इनर रेल एंड द आउटर रेल, एंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज द सुपर एलिवेशन और कार्ड। और वो जैसे ही आप प्रोवाइड करोगे, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की तरफ फेंक रहा है, उसकी वजह से, सुपर एलिवेशन की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा जो उसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो आपका जो डीरेलमेंट का खतरा है, डेंजर है, वो क्या होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनर रेल है। तो इनर रेल को हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस, क्योंकि इसी के रेफरेंस में हम आउटर रेल को क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। तो दिस इज योर इनर रेल, और इसे कौन सा रेल कहते हैं, ग्रेडियंट रेल, राइट? सो you can see how the outer rail is being raised in these diagrams, right? तो outer rail को inner rail के comparison में या gradient rail के comparison में हम क्या कर रहे हैं, हम उसे रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन या कांट यही है, हम एक कर्व पे उसके आउटर रेल को इनर रेल के कंपैरिजन में एक अमाउंट से, एक डिफरेंस ऑफ हाइट से उसे रेस करेंगे, उसी को हम कहेंगे सुपर एलिवेशन और कांट। ठीक है, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी आपका लोकोमोटिव किसी कर्व को नेगोशिएट करता है, तो उस कर्व पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आउटर रेल के डायरेक्शन में उसे डेविएट करता है, ठीक है, उसे बाहर उस तरफ फेंकने की कोशिश करता है, राइट? तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इनर रेल के कंपैरिजन में, मतलब रेफरेंस रेल या ग्रेडियंट रेल के कंपैरिजन में आउटर रेल की हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं कांट। और जैसे इंक्रीज करते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें डेवलप हो जाता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इसका मतलब समरी ये है कि सब चीज का समरी ये था कि हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना था, जो हम इस केस में कर ले जाए। ठीक है, और इसी को हम फिर कहते हैं सुपर एलिवेशन या तो कांट। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांट का एक इंपेरिकल फॉर्मूला है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा।
So here is your जो कांट है आपका सुपर एलिवेशन, उसको फॉर्मूला से हम डिनोट करते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू जीवी स्क्वायर अपॉन 1.27 R। ठीक है, तो E की वैल्यू होती है जीवी स्क्वायर अपॉन 1.27 R, और E जो आपका कांट या सुपर एलिवेशन हम निकालते हैं उसको हम किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दी सेंटीमीटर, राइट। The load carried by both the wheels will be the same. The springs will be equally compressed and the passenger will not tend to lean in either direction. Such cant is known as the equilibrium cant. तो आपका क्या होता है कि जब आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, जब आप कांट या सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हो तो उसकी वजह से जो आपका लोड है वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली बोथ द व्हील्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो जो स्प्रिंग है इट विल बी इक्वली कंप्रेस्ड एंड द पैसेंजर विल नॉट टेंड टू लीन इन ईदर डायरेक्शन एंड सच कांट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांट, राइट। देखो पहले तो मैंने बताया कि कांट क्या होता है, सुपर एलिवेशन क्या होता है। सुपर एलिवेशन या कांट एक ही चीज है, राइट, बोथ द वर्ड्स आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। अब हम थोड़ा सा आगे एक चीज देखते हैं कि कोई एक लोकोमोटिव है, ठीक है, तो उस केस में जब आपका हमने आउटर रेल को इनर रेल के कंपैरिजन में या सुपर एलिवेशन, इन शॉर्ट हम बोले तो उसमें सुपर एलिवेशन अगर हमने प्रोवाइड किया है, राइट, अगर हमने उसमें सुपर एलिवेशन या कांट हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया है तो क्या होगा, उस अमाउंट E की वजह से जो आपका लोड है वो दोनों ही व्हील्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो स्प्रिंग्स जो है वो इक्वली कंप्रेस्ड होंगे। ठीक है, दोनों के केस में आप देख सकते हो, इस केस में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में जो आपका व्हील है, व्हील लोड की वजह से जो स्प्रिंग है वो इक्वली कंप्रेस्ड होगी, और जब इक्वली कंप्रेस्ड होगी तो आपके जो पैसेंजर है दे विल नॉट टेंड टू लीन इन ईदर डायरेक्शन। उस तरह के कांट को जब आपके उस कांट की वजह से जब आपका पैसेंजर डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, राइट, तो उसको हम उस तरह के कांट को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांट। उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांट, राइट। तो इक्विलिब्रियम कांट इज प्रोवाइडेड, अब उसे प्रोवाइड कैसे करते हैं, इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है प्रोवाइड करने का, उसका फॉर्मूला है कि इट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन रेलवेज प्रोवाइड सुपर एलिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम स्पीड और एवरेज स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ लेवल ट्रैक। तो जो भी हम कांट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी कर्व पे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कहो या वेटेड एवरेज स्पीड कहो, ये कैसे निकल के आएगा, it will be equals to the n1 v1 plus n2 v2 plus n3 v3 upon n1 plus n2 by n3। और इसमें n1 और n2 और n3 क्या है, these are the numbers of train respectively, और v1 v2 v3 क्या है, speed of trains in kilometer per hour। तो आपका जो कांट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक कर्व पे, वो डिपेंड करेगा, वो is depending on the average speed of the train, और you can say weighted average speed of the train। और वेटेड एवरेज स्पीड हम कैसे डिराइव करते हैं या कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज एक्चुअली डिराइव्ड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, और वो है n1 v1 plus n2 v2 upon n3 v3 plus n3 v3 upon n1 plus n2 plus n3। ठीक है, तो वेटेड हमने ले लिया, और n1 n2 n3 क्या है, नंबर ऑफ ट्रेन्स है, v1 v2 v3 क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन्स है इन किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, या कहो वेटेड एवरेज स्पीड। तो वेटेड एवरेज स्पीड निकालने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग उसमें हम कांट को प्रोवाइड करेंगे या सुपर एलिवेशन को हम प्रोवाइड करेंगे। सो सुपर एलिवेशन इन इंडियन रेलवे इज एक्चुअली प्रोवाइडेड on the basis of the equilibrium speed or on the basis of the average speed under condition of the level track, right? So this is how the whole scenario of this super elevation or cant or the cant equilibrium is actually acting। ठीक है, तो एक अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप बस इतना समझो कि एक कर्व पे एक लोकोमोटिव उसे नेगोशिएट कर रहा है, उस कर्व उसे ट्रैवर्स कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से
ये जो एक सेंटर पे फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है और उस फोर्स को क्या कह रहे हैं, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और W इक्वल्स टू mg, ये नीचे की तरफ लग रहा है और ये हो गया आपका रिजल्टेंट दैट इज R, ठीक है। अब जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये जो वेट है ये आउटर रेल पे इसका वेट जो है वो क्या हो रहा है, ये W क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर जा रहा है, राइट, ये इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो आपका it will lead to the discomfort to the passenger, it will lead to the discomfort to the passenger. In order to इस discomfort को, अगर हमें इस discomfort को कैसे सही करना है, इसका सबसे सही फॉर्मूला ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या करेंगे, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्लास चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम आउटर रेल को क्या करेंगे, इनर रेल के कंपैरिजन में उसे रेज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका आउटर रेल है, ये जो आउटर रेल है ये इनर रेल के कंपैरिजन में क्या किया गया, इसे इंक्रीज कर दिया गया। तो जैसे ही इसे इंक्रीज करोगे, ये एक हाइट, और इस हाइट को कहेंगे कांट या सुपर एलिवेशन। इसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, जो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो आपका स्प्रिंग है वो इक्वली क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा आउटर रेल पे भी और इनर रेल पे भी। तो जैसे वो इक्वली कंप्रेस होगा तो उसकी वजह से योर पैसेंजर विल नॉट टेंड टू लीन इन दी एनी ऑफ द डायरेक्शन, and in this way we provide the equilibrium कांट। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे या वेटेड एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, n1 v1 plus n2 v2 upon n1 plus n2। n1 n2 are the number of trains and v1 and v2 are the speed of the vectors। Is it clear? So this is all about the super elevation, कांट or the कांट equilibrium, right? So this brings to the end of the lecture, and in next lecture we will be talking about the negative super elevation, right? So this is all about the super elevation. This started with the introduction part, then objective of the super elevation, then the equilibrium Kant, and then the conclusion with a schematic diagram. Okay, is it clear to everyone? So thank you student, thank you for listening patiently. So we'll be following more lectures on this online lecture series platform. So thank you once again, have a good day. Thank you.